जी ब्रजेश मिश्रा का और आप देख रहे हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में राजनीति की। महज 9 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े संग्राम के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में मात्र 9 महीने का वक्त बचा है। 9 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में रणभेरी बजेगी और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस बार का 2022 का मुकाबला कई मायनों में बेहद अहम और राजनीतिक तौर पर कई पार्टियों के लिए डू और डाई की सिचुएशन वाला है। लड़ाई का मुख्य केंद्र बिंदु इस वक्त सेनाएं सज चुकी हैं, सेनापति मैदान में निकल चुके हैं और जो नहीं निकले वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। 403 असेंबली सीट्स वाला 75 जिलों का राज्य है, जहां के 23 करोड़ लोगों की आबादी है और करीब 15 करोड़ मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद असाधारण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मतलब होता है देश की राजनीति, और देश की राजनीति में वही जमता है जो उत्तर प्रदेश में जमता है। इसलिए 2022 कई मायनों में कई पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए 2022 बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2024 की बुनियाद 2022 पर टिकी हुई है। लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के लिए इस बार डू और डाई के हालात हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और आम आदमी पार्टी, ये भी आपको उत्तर प्रदेश की रणभूमि में जंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सामने से लड़ रहा है, कोई पर्दे के पीछे से लड़ रहा है, कोई डिजिटली लड़ रहा है तो कोई फिजिकली लड़ रहा है, कोई इशू के साथ लड़ रहा है तो कोई यात्राओं के साथ लड़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वो खुद साइकिल चलाएंगे और ये साइकिल यात्रा रामपुर से शुरू हो रही है, जो लखनऊ तक आएगी, और इसका उद्घाटन कल खुद अखिलेश यादव साइकिल चलाकर करने वाले हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव की सक्रियता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव का वक्त भी कम बचा है। वो लार्जेस्ट अपोजिशन है, इसलिए उनके स्टेक सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन बुंदेलखंड रह के आए हैं। उसके पहले अखिलेश यादव 2 दिन बुंदेलखंड रह के आए थे। बुंदेलखंड की 35 सीटें दांव पर हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 120 सीटें। ये दोनों क्षेत्र तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रुहेलखंड यानी पश्चिम का इलाका, बुंदेलखंड यानी साउथ यूपी का इलाका, और ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, तकरीबन 155 सीटें इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर असेंबली की आती हैं। इसके बाद अवध क्षेत्र और फिर पूर्वांचल है। इस बार की लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने किले को बचाए रखना है, उस मजबूत मेजॉरिटी को बचाए रखना है जो 2017 की लहर में उसे मिली थी। क्या ग्राउंड पर आज वैसे हालात हैं बीजेपी के लिए जैसे 2017 में थे? क्या आज भी वो मुद्दे जिंदा हैं जो 2017 में जिंदा थे? और आज भी क्या जनता की मनोवृत्ति वैसी है जो 2017 में थी? क्योंकि असेंबली इलेक्शन का पैटर्न और पार्लियामेंट्री इलेक्शन का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। यहां चेहरों पर और सेनापतियों के दम पर चुनाव लड़ा जाता है। पार्टी कैडर यहां चुनाव लड़ती है। तो इस मायने में लड़ाई बहुत साफ है, लड़ाई बहुत सीधी है और लड़ाई एकदम डायरेक्ट है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की गलत हैंडलिंग, उनकी एक चूक ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेहद मुश्किल में डाल दिया है। हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कद्दावर मंत्री अपने क्षेत्रों में घूम नहीं पा रहे हैं। वोट मांगने की बात तो दूर की है। यह सिचुएशन अपोजिशन को फायदा देती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का एपिक सेंटर पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड है। यहां किसानी, कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। अभी तक तो अलग अलग रैलियां चल रही थी, लेकिन अब ज्वाइंट रैली आने वाली है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मथुरा में 19 तारीख को एक ज्वाइंट किसान महापंचायत संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद 23 मार्च को अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली मेरठ में भी है। लेकिन बीजेपी अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, क्योंकि वहां जिस व्यापक पैमाने पर उनका विरोध है, अभी बीजेपी कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी सक्रिय और आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सभा संबोधित कर चुके हैं मेरठ में। मेरठ पश्चिम का एपिक सेंटर है, मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां से पश्चिम की राजनीति संचालित होती है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या होने वाला है, और ये 155 सीटें, 120 पश्चिम उत्तर प्रदेश की और 35 सीटें बुंदेलखंड की, यहां से क्या नतीजे आने वाले हैं, यहां से क्या संकेत निकलने वाले हैं, और बीजेपी के पास प्लान बी क्या है? क्या बीजेपी हाथ पे हाथ धरी बैठे रहेगी? नहीं। तो फिर बीजेपी क्या करेगी? आज से भारतीय जनता पार्टी ने एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया है, गांव गांव चौपाल का। सभी मंत्रियों और विधायकों को टास्क दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में 50 गांव तक पहुंचें और जनता तक सरकार की उपलब्धियां बताएं, जो 4 साल की यहां उत्तर प्रदेश की हैं और केंद्र सरकार की। मंत्री और विधायक तो निकल रहे हैं, लेकिन पश्चिम में मुश्किलें बहुत हैं उनके समक्ष। तो शांत कोई नहीं बैठा है, तैयारी सब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में फंस गई है। कारण उत्तर प्रदेश सरकार की चूक है, जिसका फायदा विपक्ष जमकर उठा रहा है, और विपक्ष ने अपने सारा गोला बारूद, असलहा और सेनाएं पश्चिम में ही तैनात कर दी हैं। और बुंदेलखंड की भी एक खासियत है, मैं आज जोड़कर डिबेट कर रहा हूं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, बेहद रिच, सांस्कृतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण यह क्षेत्र बुंदेलखंड का वीरों की धरती रही है। यह अलाउदल की धरती है, यह झांसी की रानी की धरती है। यहां जिस पॉलिटिकल पार्टी को जब भी यहां की जनता ने दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। इतना दिया कि लोग संभाल नहीं पाए। जब बीएसपी को दिया 2007 में, पूरा दिया। 2012 में ये सब समाजवादी पार्टी के साथ गए, पूरे के गए। 2017 में सब बीजेपी के साथ थे, इकट्ठे गए। अब 22 का चैलेंज सबके सामने है कि बुंदेलखंड क्या तय करेगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी वोटिंग पैटर्न बुंदेलखंड को फॉलो करता है। 2007, 2012, 2017, 2014, 2019 और उसके पहले 2009, सब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सब चीजें कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का आपको बैरोमीटर है, जहां लोगों के वोटिंग पैटर्न से तय होता है कि वो किस पार्टी के साथ खड़े हैं और किसकी मुखालफत करते हैं। जिसके साथ होते हैं इकट्ठे होते हैं, जिसको हराते हैं इकट्ठे होकर हराते हैं। यह है कुल मिलाकर सार। तो आप कुछ बयान सुने, फिर एक दिलचस्प डिबेट आज आगे बढ़ेगी। पिछली सरकारों ने यहाँ के संसाधनों को लूटा खसोटा, आज सरकार ने उस पर तो रोक लगाई है, लेकिन साथ साथ आपका विकास चाहती है। सम्मान के साथ बुंदेलखंड का नौजवान, बुंदेलखंड का किसान आगे बढ़े और यहाँ की बहन बेटियों की समस्या का समाधान, जो सिर में मट्टी ले जाकर के जाना पड़ता है, इसका समाधान हो, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो। इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। आपको अगले वर्ष के प्रारंभ में
हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों पर अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इससे खराब बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपना काम का नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दूसरों के काम के साथ अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक कदम आगे जा रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू और दूसरे के काम पर सेल्फी। किसानों के अनदेखी से जो नाराजगी बनी है वे लोग मन में रखेंगे और इस विश्वास के साथ मतदान करेंगे कि जो अगली सरकार होगी वो किसानों के लिए वाकई काम करेगी। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से आईपी सिंह, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से, समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, अरिंदम घोष जाने माने पत्रकार हैं।